घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वह उसने जीवन में एक याद रखने लायक बात थी और आज भी उसकी याद ताज़ा हो रही थी। बोला वह भोज नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूरियाँ खिलाई थी। सबको, छोटे बड़े सबने पूरियाँ खाई और असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रस्सेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं कि उस भोज में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं थी। जो चीज़ चाहो मांगो, जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसे खाया कि किसी से पानी न पिया गया। मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल में गरम गरम गोल गोल सुवासित कचौड़ियाँ डाल देते हैं। मना करते हैं कि नहीं चाहिए, पत्तल पर हाथ रोके हुए हैं। मगर वाह है कि एक दिए जाते हैं। और जब सबने मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली। मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी। खड़ा हुआ न जाता था। चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसे दिल दरियाव था वह ठाकुर। माधव ने इन सब पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता। अब कोई क्या खिलाएगा। वह जमाना दूसरा था। अब तो सबको किफ़ायत सूझती है। शादी ब्याह में खर्च करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो। पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे। बटोरने में तो कमी नहीं है। हाँ, खर्च में किफ़ायत सूझती है। तुमने एक 20 पूरियाँ खाई होंगी। 20 से ज़्यादा खाई थी। मैं 50 खा जाता। 50 से कम मैंने न खाई होगी। अच्छा पका था। तू तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियाँ ओढ़ कर पाँव पेट में डाले सो रहे, जैसे दो बड़े बड़े अजगर गुडोलियाँ मार रहे हो। और बुधिया अभी तक करा रही थी। 2 सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियाँ भिनक रही थी। पथराव हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी। सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया। फिर जोर जोर से हाय हाय करके और छाती पीटने लगा। पड़ोस वालों ने यहाँ रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे। मगर ज़्यादा रोने पीटने का अवसर न था। कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसे में मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे। चोरी करने के लिए, वादे पर काम न आने के लिए। पूछा क्या है बे बिस्वा, कि रोता क्यों है। अब तो तू कहीं दिखलाई भी नहीं देता। मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता। घीसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया। मुर्दा वह हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी ना रहा। मालिक तबाह हो गए। घर उजड़ गया। आपको गुलाम हूँ। अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा। हमारे हाथ में तो जो कुछ था वह सब तो दवा दारू में उठ गया। सरकार की ही दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं। जमींदार साहब दयालु थे, मगर घीसू पर दया करने काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी मैं तो आया। कह दे चल दूर हो यहाँ से। यूं तो बुलावे से भी नहीं आता। आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है। हरामखोर कहीं का बदमाश। लेकिन यहाँ क्रोध या दंड देने का अवसर न था। जी में कुड़ते हुए 2 रुपये निकालकर फेंक दे, मगर संतावना का एक भी शब्द मुंह से न निकला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, जैसे सिर का बोझ उतारा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपये दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता। घीसू जमींदार के नाम का ढिंडोरा भी पीटना खूब जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घीसू के पास 50 रुपये की अच्छी रकम हो गई। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी। और दोपहर को घीसू और माधव बाजार में कफन लेने चले। इधर लोग बांस वांस काटने लगे। गांव की गरम दिल स्त्रियां आ आकर लाश देखती थी और उसकी बेबसी पर 2 आंसू गिराकर चली जाती थी। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई है। क्यों माधव। माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है। आ कफन चाहिए तो चलो कोई हल्का सा कफन ले ले। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी। रात को कफन कौन देखता है। कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढांकने को चीथड़ा भी ना मिले उसे मरने का नया कफन चाहिए।
कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है और क्या रखा रहता है। यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे। कभी इस बाजार की दुकान पर गए, कभी उसकी दुकान पर। तरह तरह के कपड़े, रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ जचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई। अब दोनों ने जाने किस देवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुँचे और जैसे किसी पूर्व निश्चित व्यवस्था से अंदर चले गए। वहाँ जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी, एक बोतल हमें भी देना। इसके बाद कुछ चिखोना लाया। तली हुई मछली आई और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कुछ गुजिया तबाड़तोड़ पीने के बाद दोनों सरूर में आ गए। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता है, आखिर जल ही तो जाता है। कुछ बहू के साथ तो न जाता।